भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी अपनी पूरी संवेदना लेफ्टिनेंट उमर फयाज के परिवार को देते हुए भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनके समस्त परिवार को इस मुश्किल घड़ी में धैर्य और हिम्मत दें। इस कायर और बर्बरतापूर्वक कार्य को जितने भी शब्दों से खंडन करें वो अपर्याप्त रहेगा, परंतु इस घटना ने पुनः देश के नागरिकों को के ध्यान आकृष्ट कश्मीर के बिगड़ती हुई स्थिति और लगातार वहां पर हिंसा की जो दौड़ चल रही है वो सचमुच में चिंताजनक है। आपको मालूम होगा कि जब से 56 इंच की सरकार 2014 में स्थापित हुई, तब से कश्मीर में 1300 से ज़्यादा युद्ध विराम उल्लंघन हो चुकी है। सीज़फायर वायलेशंस ओवर 1300 सीज़फायर वायलेशंस ओवर। उसके अलावा सिर्फ कश्मीर में 170 से ऊपर आतंकी घटनाएं हो चुकी है। और ये वर्तमान में जो कश्मीर की स्थिति है वो सचमुच में चिंताजनक है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी बहुत सारे विषय में अपनी टिप्पणी देते रहते हैं, परंतु देश के आंतरिक सुरक्षा के मामले में उनको किसी तरह का चिंता नहीं है। जब से मनोहर पर्रिकर जी $1,40,000 करोड़ का मंत्रालय छोड़ करके, रक्षा मंत्रालय छोड़ करके 14,000 करोड़ का बजट वाले गोवा प्रदेश में चले गए, तब से कोई स्थायी रक्षा मंत्री इस देश में नहीं है। और यदि आप कश्मीर से कन्याकुमारी तक और अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक अगर आप देखेंगे तो सचमुच में एक जंगल राज जैसा माहौल है। भारतीय जंगल राज पार्टी, मैं आपके कुछ उदाहरण आपके सामने पेश करूंगा जिससे स्पष्ट होगा, और मैं अपने प्रेस के भाई और बंधुओं से ये अनुरोध जरूर करूंगा कि जिस तरह से लगातार अगर आप देखेंगे विधि व्यवस्था के तंत्र पर चुनौती सरकार के समर्थक द्वारा की जा रही है, वो लगातार एक कंटिन्यूअस मार्च, लगातार एक दौड़ चल रही है कि देश के विधि संरचना, विधि व्यवस्था के तंत्र को खत्म करने का, और उसके उदाहरण अनेक हैं। मैं उस पर जो है थोड़ा सा आपको उदाहरण के रूप में देना चाहूँगा। सबसे बड़ी चुनौती क्या है कि दो तरफ से देश और देश के संस्थानों पर हमला हो रही है। एक बीजेपी के कार्यकर्ता और उनके नेतागण और उनके कार्यकर्ताओं द्वारा,
पुलिस पदाधिकारी के ऊपर हमला करना, उसके अलावा बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद, हिंदू युवा वाहिनी के लोग अपने स्वघोषित दरोगा, अपने आप को दरोगा से लेकर एसपी घोषित कर चुके हैं, बिना राष्ट्रपति या बिना सरकारी आदेश, सेल्फ डिक्लेयर्ड प्रोटेक्टर्स ऑफ लॉ। और तीसरा, जो भी पदाधिकारी है जो अपने कार्य को ईमानदारी से करने की प्रयास कर रहे हैं, उनको किसी तरह से कानूनी या सरकारी अड़चन में फंसाने का जो प्रयास है सरकार से द्वारा किया जा रहा है, उसके मैं उदाहरण आपको देना चाहूंगा। उनतीस मार्च 2016 डेल्टा मेघवाल की 17 साल की लड़की के बलात्कार और हत्या। कांग्रेस उपाध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी ने भी इस मामले को सीबीआई की जांच के लिए अनुरोध किया था, पर इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। आंध्र प्रदेश 10 अगस्त 2016 दो दलित को जो पेड़ में बांध करके अमलापुरम जिला में, अमरापुरम ब्लॉक गोदावरी जिला में बांध करके मारपीट का घटना कथित गौरक्षक द्वारा। फरवरी 21, 2017 में राजस्थान के विधायिका चंद्रकांता मेघवाल जी और उनके पति अपने समर्थक के साथ थाना में घुस करके दरोगा जी का मारपीट करना, सिर्फ इसी वजह से क्योंकि वहाँ के जो सब इंस्पेक्टर ने भी ये हिम्मत किया कि कोई अवैध तरीके से कोई व्यक्ति सिगरेट बेच रहे थे, तो उस पर जब चालान कटा गया तो भारतीय जनता पार्टी के चंद्रकांता मेघवाल मैडम को बर्दाश्त नहीं हुई और उन्होंने त्वरित कार्रवाई करके दरोगा जी का मारपीट की। मार्च 1, 2017 मोरेना जिला में एक दलित महिला की बलात्कार की घटना स्थानीय बीजेपी के नेता द्वारा श्री भोजपाल सिंह जड़ों और उनके साथी द्वारा, इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। हाल में जो अलवर में जो गौरक्षक द्वारा एक दूध के व्यापारी की मारपीट करके हत्या, एक और घटना। 12 अप्रैल 2017 में झारखंड में हमारे गृह जिला जमशेदपुर में मुख्यमंत्री जी के भाई मूलचंद जी इतने शक्तिशाली है कि थाने में घुस करके आरोपी को हाजत से निकाल करके मारपीट करना, फिर बगल वाले घर में जाकर बूढ़े लोग, वृद्ध लोग और महिला के साथ मारपीट करना की घटना। मीरठ में हूटर चलाने के आरोप में पुलिस ने जब चालान कटाया तो उस पदाधिकारी के साथ मारपीट। जम्मू कश्मीर में 22 अप्रैल को 2017 में बंजारा अनुसूचित जनजाति के लोग, जिसमें एक 9 साल की बच्ची भी शामिल है, 5 लोग को बुरी तरह से मारपीट करके मवेशी को लूटना। कानपुर में महेंद्र यादव जी द्वारा एक मयंक शर्मा जी जो एजीएम साहब है कानपुर टोल रोड के कर्मचारी हैं, इतने भयभीत हो गए कि उन्होंने अपने इस्तीफा तुरंत दे दी। अगर आप देखेंगे लगातार, और पदाधिकारी का अगर उदाहरण देंगे, हाल में एक आईपीएस पदाधिकारी चारों निगम को अग्रवाल साहब द्वारा गाली गलौज करके जिस तरह से अभद्र व्यवहार करके उसका वीडियो वायरल हुआ है, अब सब लोग अवगत हैं। उसके अलावा इस मध्य प्रदेश में दीपाली रस्तोगी जी एक कमिश्नर मैडम है, उन्होंने जब अपने फेसबुक पोस्ट में लिखा था कि ये जो स्वच्छ भारत अभियान ठीक ढंग से चल नहीं रहा है, उसी आधार पर उनको एक शोकआउट नोटिस दी गई।
एक आईएएस ऑफिसर है चक्रवर्ती जी मध्य प्रदेश में, जयललिता जी का जो तमिलनाडु में चुनाव में जब उनकी पार्टी की जीत हुई तो उन्होंने एक कांग्रेचुलेशन फेसबुक पोस्ट दिया था, उसी पर जो है स्पष्टीकरण मांगा गया सरकार से। छत्तीसगढ़ में वर्षा डोंगरे नाम की एक जेलर है, जब उन्होंने सरकार के नीति के बारे में अपने फेसबुक में पोस्ट लिखा कि जिस तरह से आदिवासी महिला प्रता देते हैं, और ये सरकारी रिपोर्ट है कि बलात्कार हुई है, छत्तीसगढ़ में कुछ सुरक्षा कर्मी द्वारा। हम पहले भी कह चुके हैं कि 99% पुलिसकर्मी अपने काम ईमानदारी से कर रहे हैं, लेकिन कुछ खराब लोग हैं, गलत किस्म के लोग हैं जो दुष्कर्म करते हैं। इस पर जब इस पदाधिकारी ने फेसबुक पोस्ट लिखा तो उनको तुरंत निलंबित की गई। अब ये सरकार तय कर रही है कि आप क्या खाएंगे, किसके साथ बैठेंगे। मेरठ में एक पति और पत्नी, एक कपल, साथ में रहने वाले कपल थे। मेरठ में जो है हिंदू वाहिनी के लोग घुसे घर में, क्योंकि वो दो अलग समुदाय के से संबंध रखते, दो अलग समुदाय के थे, तो उनको बाहर खींच करके थाना ले गए। और थाना में ये चोरी ऊपर से सीना चोरी, और थाना में ये दबाव दे रहे थे कि आप एक एफआईआर दर्ज कीजिए कि दो लोग एक दूसरे अलग समुदाय के लोग कैसे रह सकते हैं साथ में। एफआईआर तो होना चाहिए था इन लोग के ऊपर जो किसी के घर में घुस करके रात के बीच रात में किसी को खींच ले आते हैं थाने पर, अपमानित करते हैं। लेकिन पुलिस या दरोगा जी या एसपी साहब या किसी की हिम्मत नहीं। जब सहारनपुर के जो है एसपी का निवास, सीनियर एसपी का निवास जब सुरक्षित नहीं है, जब सहारनपुर के वरीय पुलिस अधीक्षक का घर सुरक्षित नहीं है, तो क्या योगी आदित्यनाथ जी और भारतीय जनता पार्टी के जुमले का जो इस देश के लोग सुनते सुनते कि विधि व्यवस्था सुधर रहा है। और मुझे अफसोस है कि अब जो है इस तरह की रिपोर्टिंग, और मैं आप लोग से पुनः अनुरोध करता हूं सभी अपने प्रेस के साथियों से, कि जिस तरह से बेलगाम विधि व्यवस्था की धज्जियां जो उड़ा जा रही है, वो सचमुच में चिंता की विषय है। और मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि सहारनपुर में जो आज दंगे हुए, वो एक लंबा कहानी है कि लगातार जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने जो कानून तंत्र को जो कमजोर किया है, द वे दे हैव वीकन द लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी, भविष्य में और स्थिति भयावह होने वाली है। अगर आप सुकना में नक्सल हमला को सिर्फ एक नक्सल हमले के रूप में देखेंगे, लेकिन पुलिस की निष्क्रियता के रूप में नहीं देखेंगे, यदि आप छत्तीसगढ़ में अगर सीआरपीएफ के जवान मरते हैं, लेकिन इतने 10 साल की नक्सली के 15 साल के नक्सली लड़ाई में छत्तीसगढ़ के एक जवान नहीं मरता, सिपाही नहीं मरता है, तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी और उनके जो है बीजेपी प्रशासित प्रदेश में किस तरह से विधि व्यवस्था की स्थिति बन रही है। और सचमुच में आज इन्होंने ये उपाधि प्राप्त कर लिया है कि भारतीय जंगल राज पार्टी, ये बाकी अन्य पार्टी और सरकार को कहते हैं जंगल राज, और जंगल राज शुरू हो गई है इस देश में। और अफसोस की बात है कि हमको जो है ये सब दिखाई नहीं दे रहा है। हम सब लोग को ये जंगल राज महसूस नहीं हो रहा है। हम सब लोग को ये लग रहा है कि अगर किसी व्यक्ति जो है कोई गाय लेके जा रहा है, कोई बंजर जनजाति के आदमी जा रहा है और उसके साथ मारपीट कर ले और उसका मवेशी लूट ले, तो वो सामान्य है। अगर कोई दूध व्यापारी जा रहा है अलवर में और उसको मुक्काबाजी करके उसके हत्या कर दे, तो हम लोग को वो भी सामान्य लगने लगा है। अगर कोई लड़का लड़की अपने जो है, जो दो लोग प्रेम करते हैं और घर में बैठे हुए और घर में घुस करके उनको रोड पर खींचा जाता है, वो भी हम लोग को सामान्य लग रहा है, वो जंगल राज नहीं लग रहा है। तो ये जंगल राज आ चुकी है। जंगल राज, भारतीय जंगल राज पार्टी की जो है सफल एक प्रयोग है, एक कोशिश है। और आप सब लोग से अनुरोध है कि इस पर जो है जल्द से जल्द, अगर इस पर जो हम लोग अगर सतर्क नहीं रहेंगे तो देश की विधि व्यवस्था और भी बिगड़ने की स्थिति में आ जाएगी। धन्यवाद। एक संशोधन है उसमें पिछले हमले के बारे में।
पिछले हमला सुकना वाला जो लास्ट अटैक में, हाँ नहीं इन जनरल नहीं, लास्ट अटैक में। धन्यवाद अजय जी। No, we totally disagree with Mr. Akhilesh Yadav on this statement. Anybody who dies, any person who is fighting for us on the border is not a Madrasi or a Gujarati or a UP person. He is an Hindustani. He is an Indian and he is an Hindustani. And to label that person with anything else but an Indian is not only inappropriate, but unfortunate. हमारा कहना है कि अखिलेश जी ने जो कहा है हम उसके समर्थन नहीं करते हैं। जो भी शहीद, जो भी जवान जो है सीमा पर हो या पुलिस पदाधिकारी कहीं पर इस देश में देश के सेवा में अपने जान गंवा देते हैं, पहले और आखिरी में वो सिर्फ एक हिंदुस्तानी है, एक भारत का नागरिक है। ना तो वो यूपी के हैं, ना तो वो बिहार के हैं, ना तो चेन्नई के हैं। So it's very interesting that Mr. Modi has been in government for the past 36 months. They have had umpteen number of times to review security requirements. And unless there is a security perception, why is the Modi government continuing? Firstly, security is, according to what I understand as a former police officer, security is decided by a process. The committee sits and decides the threat perception. This government has decided that Amar Singh ji has got a Z+ category and Ramdev ji is not only needs protection, but Ramdev ji's factory also needs massive protection. Baba Ramdev's factories. This government has also decided that some industrialists need a lot of protection. So I would really be interested in knowing which are the industrialists who have security protection. So it is in the interest of this nation that the government releases all the people who they've recommended for the security in the past 36 months. That would be an actual, I said, in earlier times, there used to be investigative journalism. These days, we see a lot of invest and get journalism. So it would be very useful for all of us to find out all the security people who have been given security protection by the Modi government in this 36 months. It would be a very interesting list of industrialists and powerful corporate brokers and politicians of very interesting backgrounds. Yes, ma'am. So there are two issues which we need to look. One is, it is it's a first step and very important for the government of India to take all steps to bring back Mr. Kulbhushan Jadhav. But the second story which you may be missing is all these decisions were taken by bilateral discussions between two countries earlier. Has India been exposed to any kind of risk? Because it also allows the Pakistanis to go to International Court of Justice and raise issues. So these are questions which you as very, very experienced journalist have to find out, that does it ever give the Pakistanis the right to question? And if that is what they were looking for to internationalize this issue, then India has to be careful. And as usual, the Kashmir policy in this country is not only leaderless, it is directionless. And we would really request the frequently twittering Prime Minister to find some time to actually address and resolve and takes positive steps in the Kashmir imbroglio.
तो कुलभूषण यादव जी के मामले में एक चीज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का स्पष्ट विचार है कि सरकार को हर तरह का प्रयास करनी चाहिए ताकि कुलभूषण यादव जी स्वदेश लौटे। आज के न्यूज़ साइकिल में जब ये खबर चल रही थी, हमारा सिर्फ कांग्रेस पार्टी का सिर्फ एक जरूर इस सरकार से जो है एक सुझाव है और एक संकेत है कि, और हम लोग ये प्रार्थना करते हैं कि हम इसमें गलत साबित हो जाए, कि क्या ये पाकिस्तान को इस मामले का अंतर्राष्ट्रीयकरण करने के मौका हम लोग ने दिया है कि नहीं। क्योंकि पहले जितने भी समस्या थे, कभी हम लोग ने अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर उस मामले का समाधान करने का कभी कोशिश नहीं की, क्योंकि वहां पर दूसरे लोग के हस्तक्षेप करने का संभावना बढ़ती है। तो यदि इससे जो है पाकिस्तान को जो है हम लोग ने कोई मदद किया या नहीं किया, उस पर जो समय बता पाएंगे। सिर्फ हम लोग सरकार को सिर्फ एक सुझाव है, एक संकेत है, इस पर सरकार को सतर्क रहने की आवश्यकता है। So Ashish, so issue is very simple. All issues used to be resolved bilaterally because we always believe that the issues involving India and Pakistan is a bilateral issue. We must take all steps to bring back Kulbhushan Yadav. But have we thought through, because what has happened with the Kashmir policy of this government is that we see knee-jerk reactions. We see the government only managing news cycles. And internal security and country's future cannot be managed by managing news cycles. You need to have a strategy. You cannot manage day-to-day news cycles simply to get TRP ratings. And this is not for the TV channels, this is for the politicians. Again, I said it. We believe that the best resolution of between India and Pakistan is between the bilateral, to be discussed at bilateral levels all the time, irrespective of however recalcitrant, intransigent, and badly behaved Pakistan is. We are only saying, has the government thought through all the ramifications of this? It is for the government to answer. We will be happy if it has a positive outcome with no other ramifications, and will be the happiest on this issue. Our only caution is, looking at the way this government behaves, have they thought through it, or are they obsessed with managing the news cycles, which can be detrimental for the India's security? यार अभी तो उसका अनुवाद कर लेना यार। मैं हिंदी में बता दूं क्या विक्रांत जी? ठीक है, बता देते हैं हिंदी में फिर से। मैंने पहले भी इस प्रश्न का जवाब दिया था, लेकिन फिर से मैं दोहरा देता हूं कि कुलभूषण यादव जी को स्वदेश लाना अनिवार्य है, और सरकार को हम लोग जितने भी, अगर विपक्ष के नाते हम लोग को जो भी समर्थन चाहिए इस मामले में हम लोग देंगे। आज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जब मामला भारत सरकार ने कल जो है एक आदेश जो है पाकिस्तान को सफलतापूर्वक एक निर्देश गया है पाकिस्तान को, उस मामले में हमारा सिर्फ यही कहना है कि कश्मीर की समस्या या भारत पाकिस्तान की समस्या के अंतर्राष्ट्रीयकरण करना एक उचित विदेश नीति है कि नहीं, ये सरकार बता सकती है। हम लोग ये प्रार्थना करते हैं कि ये मामला यहीं पर समेट जाएगी, परंतु इसकी जो आगे की भविष्य की क्या नतीजे निकलेंगे वो सरकार जो है, सरकार को सोचना चाहिए। और जिस तरह से सरकार लगातार कश्मीर नीति में जो है न्यूज़ साइकिल को मैनेज करने के लिए अपनी नीति बनाती है, उस पर हम लोग को चिंता है, क्योंकि देश की जो सामरिक नीति है वो न्यूज़ साइकिल के माध्यम मैनेज करके नहीं बन सकती।
देखिए, उत्तर प्रदेश में जब से योगी आदित्यनाथ जी आए हैं तो हमने आंकड़े निकाले थे तो करीब 25-30 ऐसे घटना हो चुकी है। तो इसके मतलब है कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी योगी आदित्यनाथ जी के कार्यकर्ता सीख ले रहे हैं कि पुलिस के जो गुंडागर्दी आप करते रहिए, कुछ नहीं होने वाला आपके ऊपर। तो इस तरह का जो मौका मिल रहा है, तो अगर आप पुलिस के तंत्र को हर समय कमज़ोर करेंगे, अगर आरक्षी अधीक्षक के घर में घुस करके आप तोड़फोड़ कर सकते हैं, तो बाकी जो थाना एसएचओ और सीओ का क्या मजाल। थैंक यू। Absolutely. So there is no debate on that. I think the first step for them is to immediately take the check, go back to the government, and I think it should be resolved. It may be an administrative lapse, but it's very, very unfortunate, and it has to be rectified immediately. I believe the Nitish ji and his government is a sensitive government, and they should resolve it immediately, but it's unfortunate, and it should not have happened.